आज हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। वीडियो को ध्यान से सुनना। चलिए जी, फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा कथन गलत है? सो द ऑप्शन सी इज राइट। हम डिस्कस कर लेते हैं कैसे। ऑप्शन सी है जी, ऑन डिसॉल्यूशन ऑफ ए फर्म कैश बैलेंस इन हैंड इज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। जब भी कोई फर्म डिसॉल्व होती है सो हमारे पास जितना भी कैश बैलेंस होता है वो हम कैश अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, ना कि रियलाइजेशन अकाउंट में। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इन इंडिया ऑडिट ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या है? कंपल्सरी है, ऑप्शनल है, या फिर मतलब कानून के द्वारा जरूरी है? ठीक है जी। ओके, कंपल्सरी, ऑप्शनल, स्टैट्यूटरी, बाय लॉ। सो इसका आंसर आ जाएगा जी ऑप्शनल। ऑप्शनल इज द राइट आंसर। कैसे? इन इंडिया नो कंपल्सरी ऑडिटिंग इज प्रोवाइडेड बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर कोई भी कंपल्सरी ऑडिटिंग होना जरूरी नहीं है, लेकिन बट एज पर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 इट इज़ मैंडेटरी हो गया है पार्टनरशिप फर्म की ऑडिटिंग करना अगर उस कंपनी की टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा है इन केस ऑफ बिजनेस और 25 लाख से ज़्यादा है इन केस ऑफ प्रोफेशन। ठीक है जी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑडिट ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज ऑप्शनल। ठीक है ना जी। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा गला खराब है आज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इनमें से कौन सा कथन गलत है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? ठीक है जी, चलो देखते हैं। फर्स्ट इज इट इज़ कंपल्सरी टू हैव ए पार्टनरशिप डीड। बिल्कुल जी, पार्टनरशिप डीड का होना कंपल्सरी। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन। जिसमें ऑप्शन 1 आ रहा है वो कट कर दीजिए। डी रॉन्ग है, सी रॉन्ग है, ए रॉन्ग है। पीछे बचा 2 and 3 इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। इट इज़ कंपल्सरी फॉर द पार्टनरशिप फर्म टू गेट इट सेल्फ रजिस्टर होना जरूरी है? खुद नहीं, बिल्कुल नहीं जी। ए पार्टनर ऑफ एन अनरजिस्टर्ड फर्म कैन फाइल ए सूट फॉर द डिसॉल्यूशन ऑफ द फर्म। चलिए जी, नेक्स्ट है जी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ और नॉन कैश एक्टिविटीज़ के बारे में बताना है। ये ना आप मुझे खुद बताएंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं। ये ना आपके लिए टेस्ट है, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ स्पेस बहुत कम है। ठीक है जी। ऑपरेटिंग कौन सी है, इन्वेस्टिंग कौन सी है, फाइनेंसिंग कौन सी है और नॉन कैश कौन सी है, आप भी बताएंगे और अगर वीडियो के अगले पार्ट में मैं भी बता दूंगी। ठीक है जी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। If a new company, Chandrika Limited, is formed to take over the business of an existing company, Charu Limited, it is in case of, obviously it is in case of external reconstruction. ठीक है जी। एक्सटर्नल रिकन्स्ट्रक्शन कब होती है? जब एक एग्जिस्टिंग कंपनी लिक्विडेट हो जाती है फॉर द पर्पस ऑफ सेलिंग इट एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। ठीक है जी, लिक्विडेट हो गई, अपने एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को सेल कर दिए ताकि एक न्यू कंपनी बना सके, उसको हम एक्सटर्नल रिकन्स्ट्रक्शन बोलते हैं। इस केस में भी ऐसे ही पूछा था कि अगर न्यू कंपनी चंद्रिका लिमिटेड फॉर्म होती है एग्जिस्टिंग कंपनी चारू लिमिटेड का बिजनेस लेने के लिए, तो ये कौन सा केस है? इट्स एन केस ऑफ एक्सटर्नल रिकन्स्ट्रक्शन। ठीक है ना जी। नेक्स्ट है जी ओके, वेयर स्पेशल परमिशन हैज़ बीन ग्रांटेड बाय द रजिस्ट्रार। जहाँ हमें स्पेशल प्रोविज़न दी है रजिस्ट्रार ने, यहाँ पे स्पेशल प्रोविज़न लिया, वहाँ पे फाइनेंशियल ईयर कितना एक्सटेंड हो जाएगा? ये हो जाएगा जी 18 मंथ तक। ठीक है जी। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। जनरली क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर ऑफ ए कंपनी इज 12 months, बट ए न्यूली फॉर्म कंपनी विद स्पेशल परमिशन कैन एक्सटेंड इट अप टू 18 months। ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेटमेंट है ए और स्टेटमेंट बी। फर्स्ट इज डिस्काउंट ऑन द इशू ऑफ डिवेंचर रिप्रेजेंट ए कैपिटल लॉस। बिल्कुल जी। कैपिटल लॉस क्या होता है? कैपिटल लॉस है, हाँ नहीं, जब हमने डिवेंचर इशू किया और हमने कुछ डिस्काउंट दिया, सो इट्स एन कैपिटल लॉस एंड इट शुड बी शोन इन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट एज मिसलेनियस एक्सपेंडिचर एज ए फिक्टिशियस एसेट्स। कैपिटल लॉस को हम बैलेंस शीट में एज मिसलेनियस एक्सपेंडिचर की तरह शो करेंगे अंडर द हेड फिक्टिशियस एसेट। स्टेटमेंट बी क्या है? द अमाउंट ऑफ सच डिस्काउंट कैनॉट बी राइट ऑफ मैनुअली। नो, हम राइट ऑफ कर सकते हैं। So option C is the right answer. Statement A is correct but the B is false.
पीछे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, थोड़ी डिस्टर्बेंस होगी, सॉरी फॉर दैट। नेक्स्ट इज द कॉल इन एरर इज शोन इन द बैलेंस शीट ऑन द लाइबिलिटी साइड। अच्छा, कॉल इन एरर का मतलब क्या होता है? सबसे पहले कॉल इन एरर मीन्स कंपनी हैज़ डिमांडेड मनी बट शेयर होल्डर हैव नॉट येट पेड द मनी। कंपनी ने कुछ पैसे की डिमांड की लेकिन शेयर होल्डर्स ने उस पैसे को अभी तक पे नहीं किया। जब पे नहीं किया तो हम डिडक्ट कर देंगे इस अमाउंट को कॉल्ड अप कैपिटल से। सो द ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। सो कॉल इन एरर को हम बैलेंस शीट में कैसे शो करेंगे? कॉल्ड अप कैपिटल में से माइनस करके, डिडक्ट करके। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट इज द डिवेंचर प्रीमियम अकाउंट। डिवेंचर प्रीमियम अकाउंट को हम कैसे शो करते हैं? डिवेंचर प्रीमियम इज द मनी दैट इज रिसीव्ड इन एक्सेस ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द डिवेंचर। ठीक है जी। हैंस इट इज़ लाइक एन प्रॉफिट, ये प्रॉफिट है और ये ट्रांसफ़र हो जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस में। सो ऑप्शन बी आ जाएगा ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट अंडर द हेड रिजर्व एंड सरप्लस। नेक्स्ट है जी डियर, अकॉर्डिंग टू न्यू कंपनी एक्ट 2013 कौन रिस्पॉन्सिबल है CSR पॉलिसी ऑफ कंपनी के लिए? ठीक है जी, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही रिस्पॉन्सिबल, हमें पता ही है। ठीक है जी, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसी की होती है CSR पॉलिसी को फॉर्म करने के लिए। नेक्स्ट है जी इंटीरियम डिविडेंड को हम कहाँ शो करते हैं? इंटीरियम डिविडेंड को हम कहाँ शो करते हैं? सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंटीरियम डिविडेंड फाइनल डिविडेंड होता है and it is an appropriation of profit that has to be shown। कहाँ शो करेंगे? on the debit side of profit and loss appropriation account। so option B is the correct answer। ये profit and loss appropriation account की debit side आ जाएगा। ठीक है जी। next, according to Companies Act 2013 a company proposing to issue red herring prospect shall file it with। ठीक है जी, इसका आंसर आ जाएगा रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी एटलीस्ट 3 days प्रायर टू ओपनिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट एंड ऑफर्स। 3 दिन पहले हमें ये फाइल सबमिट करवानी है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्ट की। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज द प्रपोज्ड डिविडेंड इज शोन इन द बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी अंडर द हेड। ये प्रपोज डिविडेंड हम कहाँ पे शो करते हैं? हम लाइबिलिटी साइड शो करते हैं, इट्स करंट लाइबिलिटी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14, व्हेन कंपनी इशू शेयर्स टू वेंडर ऑफ एसेट फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश सच शेयर्स आर इशूज। ये इशू होते हैं जी एट पार, एट डिस्काउंट, एट प्रीमियम और एनी ऑफ द अबव। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, एनी ऑफ द अबव। नेक्स्ट इज जी स्वेट इक्विटी शेयर्स आर रिलेटेड विद। स्वेच इक्विटी शेयर्स किस चीज़ से रिलेट करते हैं जी? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। क्वेश्चन नंबर 16, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कब इश्यू होता है? जब हमने डॉक्यूमेंट्स डिलीवर कर दिए, आफ्टर डिलीवरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स। नेक्स्ट, ए कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर CIN इज अलॉटेड टू ए कंपनी। कब अलॉट होता है? फ्रॉम द डेट मेंशन इन द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, from the date of registration of company, from the date of promotion of company और from the date of formation of company। ठीक है जी। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के बाद ही कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर हम अलॉट करते हैं। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी। नेक्स्ट, इन द कंटेक्स्ट ऑफ 1 person कंपनी OPC विच द फॉलोइंग इज ए करेक्ट। इनमें से कौन सा करेक्ट है? द कंसेप्ट ऑफ 1 policy कंपनी इज़ न्यू फॉर इंडिया। बिल्कुल जी, हमारे लिए न्यू है। यहाँ पे सिर्फ एक ही पर्सन मेंबर होता है। इट कैन बी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, गारंटी और इवन अनलिमिटेड। ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा आंसर जी। ठीक है। नेक्स्ट विच द फॉलोइंग इज ट्रीटेड एज ए डायरेक्ट टैक्स। कौन सा? वेरी सिंपल, इट्स एन इनकम टैक्स। सी इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है बच्चे, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द न्यू कंपनी एक्ट 2013 द SFIO सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस शैल बी हेडेड बाय। कौन हेड होगा सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस का? ए डायरेक्टर। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बच्चे इस क्वेश्चन का मतलब सिर्फ रीड करना या समझाना ही नहीं है। कई बार क्या होता है, हम बुक्स पढ़ लेते हैं BCom की, MCom की, कोई भी बाजार से हम बुक ले आए, थ्योरी हमने पढ़ ली है, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि एग्जामिनर कौन सा क्वेश्चन वहाँ पे पुट कर सकता है। ठीक है,
सो ये क्वेश्चंस हैं, बहुत एनालिसिस के बाद मैंने आपके सामने रखे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, इनमें से कुछ ऐसे हैं जो हो सकते हैं, ठीक है। सो इसको ध्यान से सुनना, कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए आपका, ठीक है जी। थैंक यू।